नमस्कार। सीटेट सामाजिक विज्ञान जो कि पेपर 2 है, सीटेट में जो दूसरा पेपर होने वाला है 6 to 8 के लिए, उसके लिए मैं एनसीईआरटी बेस पे आपका सिलेबस तैयार किया हूं और उसी के आधार पे एनसीईआरटी का जो एक सारांश है वही मैं आपके पास लेके आ रहा हूं। आप इसका बेनिफिट उठाइए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आइए। और मेरा प्रयास है कि सीटेट में आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिले ताकि आप विभिन्न प्रकार के शिक्षक की जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें बैठे और योग्य शिक्षक बनने का प्रयास करें। उसी के तहत सीटेट का जो सामाजिक विज्ञान है उसमें 3 सेक्टर को शामिल किया गया है। एक सामाजिक विज्ञान में इतिहास को लिया गया है, दूसरा भूगोल और तीसरा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन यानी सोशल पॉलिटिकल लाइफ, यानी 3 सेक्टर को लिया गया है। इकोनॉमिक्स को नहीं लिया जाता है। सोशल साइंस में अगर आप बीएड किए होंगे तो इकोनॉमिक्स को भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक्स को नहीं रखा है। सोशल पॉलिटिकल लाइफ में ही इकोनॉमिक्स का टर्म आता है। तो इतिहास में आपको देखने से लगेगा कि कितना लंबा सिलेबस है, लगभग आपको 23 सिलेबस है, 23 टॉपिक है। लेकिन अगर इसको संक्षेप में बांटेंगे तो इसमें कुछ नहीं है। आप देखेंगे क्या इसमें जो है सो कुछ सेक्टर जो है, जैसे कब, कहाँ और कैसे, प्रारंभिक जीवन, जो कृषक और चरवाहा, ये तीनों जो है सो आपको पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल यानी कि आरंभिक जीवन से ये तीनों सिलेबस दिया हुआ है। एनसीईआरटी के जो क्लास 6 की बुक है वहीं से लिया गया है। इसीलिए घबराने की नहीं है कि यह एक ही टॉपिक है, यह जो है सो एक टॉपिक है। नेक्स्ट अगला जो बनाया गया है कि प्रथम शहर, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, सुदूरवर्ती भूभागों के संपर्क, राजनीतिक गतिविधियां, संस्कृति एवं विज्ञान, नए सम्राट का उदय, ये लगभग आपको एंशिएंट इंडिया है। एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत है, यहाँ तक केवल प्राचीन भारत है। इसीलिए इतने लंबे सिलेबस पे आप मत जाइए। मैं 10 मिनट का एक वीडियो है, आप देखिए और देखकर आप अच्छे से अनुभव कीजिए कि क्या इसमें हमको पूरी नॉलेज आपको दे रहा है, पूरी एनसीईआरटी के सार दे रहा है। जो एनसीईआरटी सिलेबस बनाया हुआ वही सीटेट वाले सिलेबस को डाले हुए हैं और वही सिलेबस जो है सो उसी का निचोड़ मैं लेके आया हूँ आपके पास। और कम समय में आप मुश्किल से 1 सप्ताह भी अगर आप वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैं 100% कहता हूँ कि 45 क्वेश्चन जो सोशल साइंस में पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन पेडागोजी का है, लेकिन 45 क्वेश्चन जो आपको सिलेबस से है उसमें लगभग हम 40 से 42 क्वेश्चन बनवाएंगे। ये मेरी गारंटी है आप लोगों के लिए। तो ये फिर जो नए सम्राट, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, सम्राट सृजन, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृति, कंपनी के स्थापना, ग्रामीण जीवन का साम्राज्य, यहाँ तक आपका मध्यकालीन भारत है। और फिर जो आधुनिक काल, जो उपनिवेशवाद, जब ब्रिटिश आया, जनजातीय समाज, 1857-58 का सिपाही विद्रोह, महिला सुधार, महिला एवं सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन और स्वतंत्रता पश्चात भारत का उद्देश्य, ये लगभग जो है सो आधुनिक भारत है। तो 3 सेक्टर में आप इसको बांटिएगा। जो आपको जो है सो 3 सेक्टर में इसको बांटा गया है। मोटा मोटी क्लास 6 to 8 की बुक को पढ़िए, 6 से लेकर 8 की बुक को पढ़िए और एंशिएंट आपका मिडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों ही बुक को पढ़ना और बहुत संक्षिप्त में। मेरा नोट्स ही सफिशिएंट है। आपको अगर नोट्स से सफलता नहीं लगता है तो आप क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की बुक को पढ़िए, वही पढ़िए जो आपके सिलेबस जो लिख दिया हूँ वही सिलेबस के अंतर्गत ही है। इससे आगे आपको नहीं पूछेंगे। तो आज मैं आपका क्लास का पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, कब, कहाँ, कैसे, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इस टॉपिक से रिलेटेड है और आपके एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक से है, जिसका पहला चैप्टर है वहीं से रिलेटेड है। इससे आगे आपको नहीं पूछेगा, सारा निचोड़ मैं लेके आया हूँ, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। तो ध्यान से पढ़िए। और जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अगर इतिहास की शुरुआत करना चाहते कि इतिहास की शुरुआत कैसे करें, जैसे फ़िलहाल अभी एसएससी जीडी वाले हैं, तो उनके लिए भी सफिशिएंट है कि एनसीईआरटी का राउंड अप आपका हो रहा है। तो उसमें आपका पहला जो है अतीत के बारे में जानना,
कई बातें जानते हैं कि हम इतिहास को कैसे पढ़े। अगर क्वेश्चन आते हैं कि इतिहास को कैसे पढ़े, इतने लंबे डेट्स हैं, तो सारे डेट को सर याद करना है? नहीं, सारे डेट को आपको याद नहीं करना है। उसके साथ आपको जो फैक्ट है, जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ना है। सपोज करिए कि 1920 का जो है सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 में, असहयोग आंदोलन जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आपको तो फैक्ट को याद करना। 1920 नॉन जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, इसको तो याद है। गौतम बुद्ध का जन्म, तो याद उतना तो फैक्ट आपको याद करना होगा। तो अतीत के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर इतिहास के बारे में पूछा जाए तो इतिहास के बारे में आप क्या जानेंगे? तो लोगों का रहन सहन, लोगों का रहन सहन यानी कि लोग श्रमिक कैसे रहते थे, मोटा मोटी आप यही देखेंगे कि श्रमिक लोग कैसे रहते थे, किसान लोग कैसे रहते थे, महिला कैसे रहते थे, व्यापारी लोग कैसे रहते थे, इत्यादि के जीवन के बारे में पढ़ना। तो इसके जीवन के बारे में पढ़ना है, तो इसके जीवन और ऐसे बहुत सारे जो प्रजा, राजा प्रजा कैसे जीवन जी रहे थे उसके बारे में, जीवन, सारे व्यक्ति का इतिहास नहीं पढ़ना है, लोगों के जो रहन सहन है उसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी लोगों के रहन सहन है उसके बारे में पढ़ना। दूसरी पॉइंट जो है निवास स्थान, दूसरी पॉइंट जो कहता है निवास स्थान, तो नर्मदा नदी के किनारे क्या मिला हुआ है? तो जो पुरातत्व विज्ञान है, जो खोजकर्ता हैं, उन्होंने सबसे नर्मदा नदी के किनारे जो, देखिए, बस व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है उसका भोजन, उसके बाद कपड़ा और रहने का स्थान, लेकिन सबसे पहले उस निवास स्थान पे क्या भोजन के पदार्थ थे? तो शुरुआत में व्यक्ति पेड़ पौधे के जल, छार आदि खाने के लिए खाते थे, फल खाते थे, उसके जड़ या जो खाद्य पदार्थ होते थे उसको खाकर अपने जीवन व्यतीत करते थे। नेक्स्ट जो है जानवरों का भी उपयोग करते थे। 8000 साल पहले, सबसे पहले आपको क्वेश्चन यह आएगा, सीटेट में पूछा हुआ है कि महिलाओं पुरुषों ने सबसे पहले कौन सी फसल को, तो गेहूं और जौ को उगाया था। सबसे पहले, इस फैक्ट को आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा, सबसे पहले गेहूं और जौ का खेती किया है। और बिंद के क्षेत्र में, ये बिंद मध्य प्रदेश में है, बिंद के क्षेत्र में सबसे पहले चावल का सबूत मिला है, सबसे पहले चावल का सबूत मिला है। बिंद यानी कि मध्य प्रदेश का जो बिंद सेंट्रल एशिया है, वहाँ पे आपको सबसे पहले चावल का सबूत मिला है। और सबसे पहले जो खेती का जो मिला है वो गेहूं एवं जौ का मिला है, गेहूं एवं जौ का मिला है। दूसरी चीज़ है कि सिंधु नदी सभ्यता, यानी कि आप तो बहुत फेमस है, अब सोशल साइंस के स्टूडेंट है तो सिंधु घाटी के बारे में तो बहुत फेमस है। वहाँ हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, सूतकांगेडोर था, लोथल था, आलमगीरपुर था, और कई सारे विकसित शहर बसे हुए थे। वो एक नगर था, सिंधु नदी के किनारे बसे हुए लोग, एक नहर था, नगर बसा हुआ था, इसलिए शहरी जीवन वहाँ पे था। तो सिंधु घाटी एक इम्पोर्टेंट है। गंगा के किनारे शक्तिशाली राजा बने हुए हैं, शक्तिशाली राजा जितने भी राज्य आए हैं सो सारे गंगा के किनारे बसे हुए। बिहार का मगध सबसे महत्वपूर्ण एरिया है, बिहार का जो मगध गंगा के किनारे बसा हुआ था। और गंगा के किनारे बसे हुए सबसे महत्वपूर्ण जगह थे जिसमें मगध थे, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सारे का गंगा के किनारे। गंगा के किनारे बसने के पीछे पर्पस क्या था? क्योंकि गंगा के, फिर मैंने इस बात पे दोहराया कि गंगा के किनारे बसने का उद्देश्य एक ही था, आर्थिक। आर्थिक मतलब भोजन, भोजन कहाँ से उपलब्ध होगा? तो गंगा के किनारे एक फर्टिलाइज लैंड होता था, एक उपजाऊ भूमि होता था, लोग वहाँ उपजाते थे, और जिसके कारण वहाँ पे एक शहर, नगर बसने का अति संभावना था। इसीलिए गंगा के किनारे लोग बसते थे, इसलिए नदी महत्वपूर्ण होता था। अब अतीत की जानकारी कैसे मिली? इतिहास इतने लिखे गए, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तो आपको कब, कहाँ, कैसे कोई इतिहास का जानने की कोशिश करता है? इतिहास में कहाँ है विद्यार्थी की शिक्षा किस प्रकार से समझना चाहिए? तो सबसे पहले तो अपने देश का नाम ही जान लीजिए कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। देश का नाम तो कई भागों में कहते हैं, कि कभी इंडिया कहते हैं, कभी देश को हम लोग आर्यवर्त कहे, कभी हिंदुस्तान कहे, कभी इंडिया कहे, कभी जम्मू द्वीप कहे। तो ये हिंदुस्तान और इंडिया,
ये दोनों ब्रिटिश का दिया हुआ है। जब ईरानियन लोग आए थे, अब्दुल रज्जाक यहाँ पे यात्री के तौर पे आए थे, तो सिंधु नदी के, ये सिंधु नदी बह रही, इसके इधर जो भी हैं सारे को हिंदू बोले और हिंदुस्तान वर्ड के। जब ब्रिटिशर आए तो इंडिया को भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया। और हमारे ऋग्वेद में जो है, भारतवर्ष का नाम आता है, इसलिए भारत को कई नामों से जाना जाता है। हिंदुस्तान, भारत, जम्मू द्वीप, आर्यभट्ट, उसके बाद आर्यभट्ट और हिंदुस्तान, ये कई नामों से जानते हैं। तो ये सब की जानकारी कहाँ से मिली है? अगर इतिहास में पूछा जाए कि इनकी जानकारी कहाँ से मिली है, तो सबसे पहले जानकारी, अगर इतिहास लिखना है तो इतिहास को लिखना है तो इतिहास की जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी? तो जैसे आपको घर बनाना है तो घर में ईंट, बालू, छड़, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। खाना बनाना है तो सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार का इतिहास का लेखन करना है तो इतिहास के लेखन में हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पहली चीज़ तो हमको साक्ष्य मिलना चाहिए उसका। तो साक्ष्य इतिहासकार कहाँ से इकट्ठा किए? तो पहला साक्ष्य जो इकट्ठा किए तो पांडुलिपि से। पांडुलिपि का इंग्लिश होता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट, इसको समझिए अच्छे से। स्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब, मैन्यू मतलब हैंड, स्क्रिप्ट मतलब लेखन। मैन्यू मतलब हैंड, जो हाथ से लिखी हुई जो भी पत्र मिला है, हस्तलिख जो भी पत्र मिला है वो मैन्युस्क्रिप्ट। ये भी एक जानकारी का स्रोत था। और अभी भी इतिहास का जो इतिहास विश्लेषक लोग इस पे मैन्युस्क्रिप्ट से लिखते थे। तो पहला आपका पांडुलिपि। पांडुलिपि वैसे जो पत्तों पे लिखा था, हिमालय के बहुत अच्छे अच्छे पत्तों, पहले देखे होंगे आप, मूवी में भी देखते होंगे, पत्तों पे लिख के स्याही से लिख कर भेजा जाता था। तो वैसा ही एक पांडुलिपि स्क्रिप्ट बनाया जाता। मौर्य काल में भी आप देखे होंगे ऐसा लिख के भेजा, क्योंकि सीरियलों में आप अक्सर देखे होते थे। शिलालेख, शिलालेख क्या कहते थे कि पत्थरों पे जो खुदाई करके जो लिखा हुआ है, पत्थरों पे लिखा हुआ है, जो भी खुदाई करके लिखा हुआ है वो, उसको शिलालेख को हम लोग कहते हैं, उसको शिलालेख कहते हैं। इसको इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं पांडुलिपि को, इसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जो शिलालेख एक कठोर सतों, पत्थर और धातु पे लिखे हुए लेख थे, जैसे राजा चाहते थे उसे अंकित करवाते थे। आज भी देखते होंगे नेता लोग जब सड़क का उद्घाटन करते तब माननीय फलना विधायक के नाम से इस सड़क का उद्घाटन किया जाता। तो सड़कों के नाम के आगे भी पत्थरों पे लिखवाया जाता। आप देखे होंगे कई जगह पे है। इंडिया गेट जाइए, कई सारे राजाओं, कई सारे सिपाहियों का भी नाम उल्लेखित है जिसने बलिदान दिए थे अपने देश के लिए। तो इसी प्रकार राजा जो उस समय होते थे, कोई कार्य करते थे या कोई चीज़ जीत कर आते थे तो उसके जगह पे वो शिलालेख बनवाते थे, उस पर अपना नाम अंकित करते थे ताकि उनका नाम सदियों सदियों तक अमर रहे। तो इसे शिलालेख कहते हैं। शिलालेख एक पत्थरों पे लिखा हुआ धातु के लिखे हुए लेख थे जो अतीत में राजा चाहते थे उसके आदेश पर अंकित हो, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और पालन कर सके। और भविष्य में इसके लिए महिलाओं पुरुष दोनों रानियों का दर्ज होता था, इस तरह का रिकॉर्ड। पुरातत्वविद क्या होता है? इसको कहते हैं आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट है ये क्या कहते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, दयाराम सहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज किया था। रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज किया। तो आखिर की खोज कैसे किया? तो उसकी खुदाई किया, खुदाई में जो भी साक्ष्य मिला, कहीं चावल के दाने मिले, कहीं विशाल स्नानागार मिले, कहीं पे जो है सो घोड़े का पंज का निशान मिला, कहीं पे एक जुता हुआ खेत मिला। तो इस आधार पे हम ये आकलन निकालते हैं कि इतिहास ऐसा होगा। प्रोटो हिस्टोरिकल एज में जो था, यानी आदि ऐतिहासिक काल में इस तरह का एज था। तो इस एज में जो पुरातत्वविद एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ईंट पत्थरों की इमारत और पेंटिंग की मूर्तिकला का अध्ययन करता है। यह उपकरण बर्तन, धूपदान या गहरे सिक्कों की खोज एवं खुदाई, ये याद रखिएगा, खोज एवं खुदाई में करते हैं। जैसे मछलियों और हड्डियों की तलाश में लोग अतीत के बारे में जानते हैं। अब इतिहासकार इस इतिहास को कैसे जानेगा? तो पांडुलिपि, इतिहासकार इस इतिहास को कैसे जानेगा? पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई चीज़, शिलालेख जो पत्थरों पे लिखे हुए, पुरातत्व जो खुदाई द्वारा मिला, और जो इतिहास में जो लिखी हुई पुस्तक है उससे जानकारी मिले, उसी के आधार पे इतिहास का
लेखन हुआ है। तो हम अगर अतीत के बारे में जानेंगे कि अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं, तो आप पांडुलिपि से जानते हैं, शिलालेख से जानते हैं, पुरातत्व से जानते हैं, या लिखी हुई हिस्टोरिकल बुक से जानते हैं। हिस्टोरिकल बुक से आप जानते हैं, हिस्टोरिकल बुक से आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ रहा था जो कि आपके चैप्टर 1 में था, कब कहाँ कैसे, बस इतना ही पढ़ना है। कमेंट करिए, आपको अच्छा लगे तो मैं कंटिन्यू करूँगा। इस पे कमेंट करिए। थैंक यू।